कक्षा 10वीं विषय विज्ञान 22 फरवरी बोर्ड परीक्षा के लिए 4 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर आज हम बात करेंगे। 1 अंक 2 अंक 3 अंक के वीडियो बन चुके हैं, उसको आराम से देखिए। वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए तथा अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। थमिट अभिक्रिया में आयरन 3 ऑक्साइड एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके पिघला हुआ आयरन एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड देता है। तो चलिए इसका समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड का समीकरण ये हो गया, ये। इसके बाद इसमें एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का ये हो गया। अब यहाँ पर ये बनता क्या है, पिघला हुआ आयरन बनता है। तो पिघला हुआ ये आयरन हो गया, लिक्विड फॉर्म में एल लिखा हुआ है, और साथ में एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है। इस तरह से जो जो बनता है उनका सूत्र और संकेत हमको लिखना है, फिर इसको संतुलित कर देना है। इस क्रिया में ऊष्मा भी निकलती है। और यहाँ पर कौन कौन सी क्रिया हो रही है, ये विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एल है वो लोहे को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, उसको अलग कर रहा है, खुद जुड़ रहा है। और साथ में उपापचयन भी होता है, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ भी रहा है, ऑक्सीजन का इसमें घट भी रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर उपापचयन भी क्रिया होती है। तो अभिक्रिया का प्रकार भी पूछा है, तो इस तरह से ये लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन नाइट्रोजन के वायुमंडल में जलता है और ठोस मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन का जो फार्मूला है ये हो गया Mg मैग्नीशियम का, फिर नाइट्रोजन का वायुमंडल हो गया तो N2 हो गया, और मैग्नीशियम नाइट्राइड है तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र ये होता है। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों मिलकर के एकल उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को अब हम क्या कह देंगे, ये संयोजन अभिक्रिया है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। तो देखिए पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र है Ki। इसके बाद यहाँ पर क्लोरीन का जलीय विलयन है, तो यहाँ पर ये हो गया Cl2, गैस में प्रवाहित की जाती है गैस के फॉर्म में। फिर यहाँ पोटेशियम क्लोराइड है तो ये हो गया KCl, इसमें बनता है, और यहाँ पर आयोडीन बनता है। तो इस तरह से आयोडीन। तो जैसे जैसे इसमें लिखा है उसके हिसाब से हमको संकेत बना करके संतुलित कर देना है। ये जो अभिक्रिया है ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो I है ये I अलग हो गया है और उसकी जगह पर क्या जुड़ गया है, Cl जुड़ गया है। तो इस तरह से एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया है। इसके बाद इसका चौथा वाला भी देख लेते हैं। तो चौथा नंबर है, एथेनॉल को हवा में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है, ऊष्मा निकलती है। तो सबसे पहले एथेनॉल में आ जाते हैं, तो ये क्या हो गया, C2H5OH, ये एथेनॉल हो गया। फिर हवा में जलाने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन से क्रिया हो गई, तो ये O2 हो गया। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो इसका सूत्र CO2 होता है, तो CO2 लिख दिए। यहाँ जल बनता है तो यहाँ पर क्या लिख दिए, जल लिख दिए। ऊष्मा निकलती है तो यहाँ ऊष्मा लिख दिए। और इस तरह से लिखने के बाद इसको समाकलन कर देना है। अब ये अभिक्रिया का प्रकार बताना है, तो इसमें उपापचयन अभिक्रिया होती है, और ज्वलन अभिक्रिया लिखना हो तो ठीक है, नहीं उपापचयन अभिक्रिया कह सकते हैं इसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सिंपल सा ही है। ऐसी धातु के उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव हो। तो ये कमरे के ताप पर पारा जो होता है, या पारद धातु, मरकरी धातु, ये क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है। फिर दूसरा है चाकू से आसानी से काटी जा सके। तो ये कौन सी धातु होती है, सोडियम, जो चाकू से काटी जा सकती है। फिर ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, तो ये सिल्वर होता है, कॉपर होता है, ये ऊष्मा की अच्छे से। फिर ये ऊष्मा की कुछ अलग धातुएं भी होती हैं जैसे लेड और मरकरी। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद करिए। तो चलिए धातुएं अधातुएं समझते हैं। ये अपचायक होती हैं, ये उपचायक होती हैं। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इनके ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। ये अम्लों से अभिक्रिया करके प्राय हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। यह अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। इस तरह से 4 अंक में आएगा, तो आप 4 अंतर इसमें लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूलैंड के अष्टम सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। तो सीमाएं का मतलब इसकी कमियां हैं, इसको देखते हैं क्या क्या सीमाएं हैं। यह सिद्धांत भारी तत्वों पर लागू नहीं होता है।
अक्रियशील उत्कृष्ट गैसों को सम्मिलित करने पर अष्टक सिद्धांत मेल नहीं खाता है। कुछ असमान तत्वों को एक साथ रखा गया है। यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। तो इस तरह से अष्टक नियम की ये सीमाएं हैं, हर जगह पर नहीं लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? तो चलिए, इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सभी तत्वों में होते हैं। ये सभी तत्व 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 3 धनावेश युक्त आयन बनाते हैं। ये सभी त्रिसंयोजक होते हैं। अब इसमें यह आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुण समान होते हैं? तो सभी के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी तत्व 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 1 इकाई आवेश युक्त ऋणायन बनाते हैं, 1 ऋणायन बनाते हैं। सभी हैलोजन कहलाते हैं तथा धातुओं के हैलाइड बनते हैं। सभी हाइड्रोजन से संयुक्त हो करके हैलोजेनिक अम्ल बनाते हैं। अब है विक्राणु नेफ्रॉन की रचना एवं क्रियाविधि का वर्णन करिए। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, उसका आंसर समझते हैं, इसकी रचना समझते हैं। केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस वृक्क में अनेक आधारी निस्यंदन इकाई होती हैं, जिन्हें वृक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं। इनमें बहुत वृक्क पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है, जो एक नलिका के कप आकार के सिरे के अंदर होता है। इसे बोहमन संपुट कहते हैं। तो चलिए, इसकी संरचना को चित्र से भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो है, ये जो इस आकार का है, कप के आकार का, ये बोहमन संपुट है। और इसके अंदर ये छोटे छोटे जो कण हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विक्राणु बोलते हैं। और यहीं पर ये जो हैं, ये आपस में मिले जुले होते हैं। इनको केशिका गुच्छ, गलत नहीं समझना है, कोशिका नहीं समझना है, इसको केशिका समझना होता है। केशिका है जो धमनी और सिरा से भी पतली वाहिकाएं होती हैं, जिनमें भेद नहीं किया जा सकता, उन्हीं को केशिका कहा जाता है। तो चलिए, अब इसकी कार्यविधि को समझ लेते हैं। वृक्क धमनी विक्राणु के नलिका केशिका गुच्छ से छने हुए मूत्र, जिसमें यूरिया, यूरिक अम्ल आदि होते हैं, को एकत्रित कर लेता है। तो विक्राणु का काम है केशिका गुच्छ में जो भी वृक्क धमनी से रक्त आता है उससे छान करके यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को अलग कर लेता है। इस प्रारंभिक निस्यंद में कुछ उपयोगी पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाता है। तो इसके छनने के बाद भी कुछ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण आदि भी छन करके चले आते हैं। और जैसे जैसे नलिका में मूत्र आगे बढ़ता है, इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण हो जाता है। पुनरावशोषण का मतलब, यदि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल जो उपयोगी पदार्थ यदि निकल गए हैं तो उनका दोबारा से अवशोषण होता है। फिर यह मूत्र प्रत्येक विक्राणु नलिका से संग्राहक मूत्रवाहिनी में एकत्रित होता है, जहाँ ये मूत्राशय में जाकर एकत्रित हो जाता है। तो इस तरह से ये चित्र की संरचना है यहाँ पर। तो ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा। कभी कभी जो है विक्राणु का चित्र तक आ जाता है, तो केवल आपको चित्र ही बनाना है, तब आपको कार्यविधि लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, ये बोमन संपुट हो गए, वृक्क वाली धमनी शाखा हो गई, ये वृक्क सिरा हो गई, यहाँ पर वृक्क धमनी है, ये नलिका काल विक्राणु का भाग है। आप कैसे भी बना देंगे, संग्राहक वाहिनी हो गई, और ये केशिका गुच्छ बोमन संपुट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर आपको संरचना बनाना है। इसकी तैयारी आप कर लीजिएंगे, चित्र बना के आपको देखना है। चलिए, अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक धमनी एवं एक सिरा में अंतर स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर देखते हैं, धमनी और सिरा में अंतर है। इसकी दीवारें मोटी, मांसल और इलास्टिक होती हैं। इसकी दीवारें पतली और बिना लचक वाली होती हैं। इसमें ल्यूमन संकीर्ण होता है, इसमें ल्यूमन चौड़ा होता है। नली की मोटाई जो होती है, यह हृदय से रक्त लेकर उसके संवहन संपूर्ण शरीर को करता है। यह संपूर्ण शरीर से रक्त को लेकर हृदय में एकत्रित करता है। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी शेष धमनियाँ ऑक्सीजन नित रक्त का संवहन करती हैं। पल्मोनरी सिरा को छोड़कर शेष सभी सिराएं अनऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं। इसमें कपाट वाल्व नहीं पाए जाते हैं, इसमें कपाट वाल्व पाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों में अंतर है, इसको देख लेना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। आप चाहें तो ये बॉडी वाला हिस्सा नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन ये वाला हिस्सा आपको, इतना हिस्सा बनाना ही पड़ेगा, ये वाला हिस्सा, और इसमें आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो इसकी भी आप तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर जीवा है,
मुखगुहा है, ग्रसिका है, अमाशय है, यहाँ क्षुद्रांत हो गया, बृहदांत्र हो गया, गुदाद्वार, यहाँ पर एक मलाशय भी होता है, मलाशय लिख सकते हैं, परिशोषिका, अग्नाशय, यकृत, पित्तनली, पित्ताशय और डायफ्रागम। इस तरह से डायफ्रागम नहीं भी बनाएंगे तो ये आहार नाल का हिस्सा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आप इस तरह से इसका चित्र बना देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय के द्वारा रक्त के संवहन की प्रक्रिया को समझाइए, मनुष्य के हृदय की कार्यविधि का वर्णन करिए या हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इसमें चित्र लिख करके नहीं आएगा, पर जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ चित्र बनाने की ज़रूरत होती है। तो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त सिराओं द्वारा एकत्रित होकर के महाशिरा द्वारा हृदय के दाएँ आलिंद में एकत्रित होता है, जो त्रिवलनी कपाट द्वारा दाएँ नीलम में पहुँच जाता है। फुफ्फुसी सिरा द्वारा फेफड़ों में शुद्ध रक्त बाएं नलिका आलिंद में आता है, जो द्विवलनी वाल्व द्वारा बाएं निलय में चला जाता है। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए फुफ्फुसी धमनी में द्वारा फेफड़ों में भेज दिया जाता है तथा बाएं निलय से शुद्ध रक्त महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। अभी मैं सीधा सीधा पढ़ दिया हूँ, पर आपको ये समझ में ज़्यादा नहीं आया होगा, तो चलिए चित्र से समझते हैं और चित्र को देखते हैं। तो ये है हृदय का चित्र। अब यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ देख लीजिए कि जो रक्त है ये कहलाया क्या, दायां आलिंद। तो दाएं आलिंद में रक्त यहाँ से महाशिरा द्वारा और यहाँ से भी महाशिरा द्वारा कहाँ पर आता है, अशुद्ध रक्त आता है कहाँ पर, दाएं आलिंद में। अब ये होता है त्रिवलनी कपाट। तो ये त्रिवलनी कपाट की सहायता से ये कहाँ चला जाता है, दाएं नीले में, ये भी अशुद्ध रक्त होता है। और इस तरह से त्रिकवलनी कपाट जैसे ही बंद होता है तो ये फुफ्फुस धमनियों में चला जाता है, एक जो है दाएं फेफड़े में चला जाता है और एक चला जाता है बाएं फेफड़े को, इस तरह से। और जब ये रक्त चला गया तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रक्त हो जाता है, इतना जो था मैं ये बना या शुद्ध रक्त है। और जब यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है तो ये फेफड़े से कहाँ पर आ जाता है, बाएं आलिंद में आ जाता है, ये भी फेफड़े से बाएं आलिंद में आ जाता है। बाएं आलिंद से द्विवेलन कपाट है, इसके द्वारा ये कहाँ पर चला जाता है, बाएं नीले में चला जाता है, फिर इसके द्वारा ये दैहिक महाधमनी से पूरे शरीर में चला जाता है। तो यही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, इसी चीज़ को आपको रक्त के बारे में लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये बाहर का हिस्सा नहीं भी बनाएंगे, ज़रूरी नहीं, इतना हिस्सा है आपको बनाना है। तो यहाँ पर वृक्क धमनी है, बायां वृक्क है, बाईं वृक्क है, सिरा है, महाधमनी है, मूत्रवाहिनी, महाशिरा, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, इस तरह से आपको इसका वर्णन कर देना है चित्र बनाने के बाद। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले में। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न हार्मोन्स में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। तो यहाँ पर थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, एडिनेलिन है, वृद्धि हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो यहाँ पर अब देखते हैं इनके कार्य को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले थायरॉक्सिन है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का चयापचय क्रियाओं का नियमन करना, ये हो जाता है। फिर इंसुलिन है, तो ये रक्त शर्करा का नियमन करता है। एड्रीनेलिन है, ये शरीर के विभिन्न भागों में रक्त प्रवाह एवं हृदय स्पंदन की गति को बढ़ाता है। फिर ये वृद्धि हार्मोन्स होते हैं, तो ये वृद्धि एवं विकास के नियमन करता है। फिर ये टेस्टोस्टेरोन होते हैं, मनुष्य में यौनावरंभ के एवं शारीरिक परिवर्तनों का नियमन करता है। इस तरह से सभी हार्मोन्स के कार्य हैं। अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिए। तो स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। परपरागण द्विलिंगी, एक लिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में हो सकता है। नर तथा मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। प्रायः नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। पुंकेश्वर एवं जायांग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि परागण सुगमता से हो सके। इस प्रकार के परागण के लिए आवश्यक नहीं होता है। इसमें पुष्प आकर्षणहीन, गंधहीन तथा मकरंदहीन होते हैं। वायु परागण वाले पुष्पों को छोड़कर शेष पुष्प आकर्षक, सुगंधित एवं मकरंद युक्त होते हैं। इसके लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए वायु, जल, कीट तथा जंतुओं की आवश्यकता होती है। इस तरह से स्वपरागण और परपरागण में विभेद है, इसको भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, 4 पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। तो पादप हार्मोनों के नाम और कार्य को देख लेते हैं। तो ये 4 प्रकार के हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। ये 4 तरह के पादप हार्मोन होते हैं। हम इनके कार्यों को भी समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑक्सिन क्या होता है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, कोशिका विभाजन में सहयोग करता है, पौधों की गतियों को नियंत्रित करता है, पत्तियों को गिरने से रोकता है, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करता है। अब हम जिब्रेलिन की बात करते हैं। इसके क्या कार्य हैं, बीजों के शीघ्र अंकुरण में सहायक होते हैं,
बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। पौधों की पत्तियां चौड़ी करने में सहायता करना, ये जिबरेलिन का कार्य होता है। फिर साइटोकाइनिन की बात करते हैं, ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में वृद्धि, पार्श्वकलिकाओं में वृद्धि, जड़ों एवं पत्तियों में वृद्धि में रोकने एवं अंकुरण के समय उत्प्रेरक उत्पन्न करना, ये साइटोकाइनिन का काम होता है। एब्सेसिक अम्ल है, ये वृद्धिरोधक हार्मोन भी कहलाता है। ये पत्तियों और फूलों के खुलने एवं बंद करने की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये पतझड़ की क्रियाओं को प्रोत्साहित करता है तथा पौधों में वृद्धि दर को कम करता है। इस तरह से ये 4 हार्मोन थे, चारों हार्मोन के अलग अलग काम थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र सहित समझाइए। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वर्णक्रम प्राप्त होता है और इस वर्णक्रम में 7 रंग होते हैं। प्रिज्म के आधार से इस तरह का रंग होता है: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसको बैजानी हापीनाला के उससे याद करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमको एक चित्र बना देना है। चित्र बनाते समय ये त्रिभुज बना देना है, ये सूर्य का प्रकाश बना देना है, इसमें 7 किरणों को बनाना है और यहाँ पर एक पर्दा रखना है और 7 किरणों को इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद बैगनी से लेकर के लाल ऊपर की ओर लिखना है। कभी कभी उल्टा लिख देते हैं, बैगनी ऊपर लिख दिए, लाल नीचे लिख दिए तो गलत हो जाएगा। इसके आधार से रंगों का क्रम लिखना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं, अगला प्रश्न है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये अक्सर आता रहता है, इस क्वेश्चन को देख लेना है बना के। तो इस तरह से आप ये गोलक बना लेंगे। गोलक बनाने के बाद इसमें जो भी संकेत हैं, पुतली है, नेत्रोद है, क्रिस्टली लेंस है, परितारिका है, स्वच्छमंडल है, पक्षमाभिपेशिकाएँ हैं, दृष्टिपटल है, दृक्तंत्रिका है, कचाभ द्रव है, ये सारी चीज़ें इसको बना करके लिखना है। तो चित्र सरल है, केवल लिखने का नाम याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए विद्युत मोटर का नामांकित चित्र भी आ जाता है, तो इसको देख लेना। इधर यानी से एक चुंबक बना लेंगे, ये बना लेंगे और इस तरह से विद्युत मोटर है तो ये बैटरी का स्रोत बना देंगे, कुंजी बना देंगे। ये विभक्त वलय है तो विभक्त वलय बना देंगे। जो जो इसमें है ये सारी चीज़ों को हमको लिखना भी होगा। इस तरह से हमको चित्र का निर्माण कर देना है। इसके बाद यहाँ पर यदि यही विद्युत मोटर की जगह विद्युत जनित्र आ जाए तो यहाँ पर पूरा काम यही करेंगे, बस यहाँ पर प्रतिरोध लगा देंगे, इस तरह का प्रतिरोध जोड़ देंगे और इसको हटा देंगे। तो इस तरह से ये विद्युत मोटर का चित्र हो जाएगा। तो केवल नीचे का हिस्सा बदलना है, बाकी वैसे हो जाएगा, डीसी मोटर का चित्र हो जाएगा। इसके बाद अगला और अंतिम प्रश्न इसका देख लेते हैं 4 नंबर में। तो यह वनों की एक संसाधन के रूप में क्या महत्ता है, तो इसको देखते हैं। वन संरक्षण की मानव जीवन में उपयोगिता क्या है या वनों की उपयोगिता क्या है, देख लेते हैं। ये पर्यावरण को संतुलित एवं प्रदूषण रहित रखते हैं, पशु पक्षियों का आवास उपलब्ध कराते हैं, वर्षा को प्रोत्साहित करते हैं, वनों से विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, वनों से फल मेवे इत्यादि प्राप्त होते हैं, वनों से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं, वनों से उपयोगी इमारती लकड़ी प्राप्त होती हैं, वन पशुओं के लिए चारागाह का कार्य करते हैं। इस प्रकार वनों का संरक्षण करना मानव जीवन के लिए आवश्यक लाभदायक होता है। और भी जो आप वन से मिलते हैं वो सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के 4 नंबर के सारे वीडियो हैं आपके पास, इनको देखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे फंसेंगे परीक्षा में। थैंक यू।